नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। क्योंकि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है कि लाखों में विद्यार्थी देते हैं और कुछ ही लोग पास करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है और हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन देखते हैं कि वो प्रीलिम्स पास नहीं कर पाता है। ऐसे बहुतों को मैंने देखा है। मेरे 4 बार का मुख्य परीक्षा के अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि प्रीलिम्स में क्या क्या ट्रिक्स होते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं उस प्रश्न को मैं अभी अंडरलाइन कर करके बताऊंगा। सारे प्रश्नों को कैसे बनाना भी है मैं लाइव बताऊंगा। तो पहले ही जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बिना तनाव लिए, बिना मानसिक दबाव के आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर एक डर, एक मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, भय, एक एग्जाम में अच्छा करने का दबाव हमेशा बना रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके। ये दबाव नेचुरल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि आप जितना कम से कम दबाव और तनाव लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र आ जाता है उससे पहले आप जहां जहां फॉर्म भरना पड़ता है आप अच्छा से उसको भर लेना है। और प्रश्न पत्र आने के बाद आप सबसे पहले बहुत ही अच्छे ढंग से केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, जो अनुदेश दिया होता है पहले पेज में, क्योंकि पता नहीं कब क्या क्या बदल जाए, कुछ आप कह नहीं सकते। तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, जब प्रश्न बनाना शुरू करें आप तो ध्यान रहे प्रश्न बनाने के टाइम में आपका ध्यान बिल्कुल प्रश्न पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। उस समय यदि दिमाग यहाँ वहाँ आपका सोचता है, आप इधर उधर देखते हैं, दिमाग चंचल आपका है, तो आप बहुत ही आसान से आसान प्रश्नों को भी आप गलत कर सकते हैं। या फिर यूं कहें कि ज़्यादा दबाव या तनाव में भी इस प्रश्न को बनाते हैं तो आप उस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि प्रश्न पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कई बार देखते हैं कि विद्यार्थी बहुत खुश हो जाता है कि प्रश्न तो बहुत आसान है और गुदगुदी अंदर से होता है कि इस बार तो हम पास कर जाएंगे। लेकिन इस भ्रम को नहीं अपनाना है, क्योंकि यदि प्रश्न आसान है तो वो सबके लिए आसान होगा। और इतना भी नहीं घबरा जाना है कि इस बार तो प्रश्न बहुत ही कठिन आया है, मेरा तो होगा नहीं। क्योंकि प्रश्न कठिन होता है तो वो सबके लिए होता है और कटअप भी इसीलिए कम जाता है। तो यानी आसान होने से खुशी नहीं और कठिन होने से दुखी नहीं होना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो मुख्य रूप से 3 प्रकार का प्रश्न आता है। एक काफी आसान रहेगा, एक मध्यम प्रकार का रहेगा और एक काफी कठिन प्रश्न रहता है। मैं मोटा मोटी 3 भाग में बांटता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जब प्रश्न बनाने के क्रम में आप तो कोशिश करिए कि प्रश्न मिलते ही तेजी से आप सारे प्रश्नों को एक बार देखें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कठिन प्रश्नों को आपको पहले दे दिया जाता है और आसान सा प्रश्न आपके बीच में रहता है। कई बार होता है कि आसान सा प्रश्न सबसे अंतिम में होता है या फिर बीच में मिक्सअप होता है। इस तरह से प्रश्नों को सेट किया जाता है, अलग अलग ABCD करके जो ग्रुप में बनाते हैं प्रश्न को। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्नों को करें और यदि कोई कठिन प्रश्न मिल गया या फिर ये कहें कि यदि वो प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि प्रश्न में दिक्कत है या कंफ्यूजन है, तो ऐसा करना है कि उस प्रश्न को छोड़ते हुए उस प्रश्न में गोल सर्किल मार्क लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। और ऐसे करते करते आपको हो सकता है 40-50 सर्किल हो जाए, चिंता करने की बात नहीं। आप पूरे 100वें नंबर के प्रश्न तक आप इस तरह से करते चले जाएं। उम्मीद है कि 100 प्रश्न तक बनाने में आपको लगभग 1 घंटे के आसपास समय लगेगा। किसी को कम भी लग सकता है, किसी को 10 मिनट ज्यादा भी लग सकता है। तो पूरे 100 प्रश्न करने के बाद, क्योंकि इस समय जो जो आप सही करेंगे वो सामान्य तौर पर आसान प्रश्न रहेगा या मध्यम प्रकार के रहेगा, जिसमें आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उत्तर को सही किए होंगे। तो उन प्रश्नों को अब 10 से 12 मिनट मुश्किल से लग सकता है या कम भी लग सकता है। 10 मिनट के आसपास में उन सारे जो प्रश्न को आप अभी टिक किए हैं पहले 1 घंटा में, उसको गोला कर लेना है। ध्यान रखना, गोला करने भूलना नहीं है। उस गोला करने के दरमियान आपको क्या होगा कि एक रिलैक्स भी मिल जाएगा, तो माइंड स्थिर हो जाएगा। गोला करने में आपका तनाव नहीं रहेगा प्रश्न बनाने में। एक बार जब गोला हो जाए उसके बाद पानी वानी पी करके आप उसके बाद अगला जो आप गोल करके रखे हैं उन प्रश्नों को जो आप नहीं किए हैं, वैसे घेराव किए हुए प्रश्नों को आप फिर से करना शुरू करें। उम्मीद कीजिए कि ऐसे करने में आपको लगभग 40 से 45 मिनट का फिर से टाइम लग सकता है या कम भी लग सकता है। अमूमन कम ही लगता है, आधा घंटा का समय लगेगा बाकी प्रश्नों को टच करने में।
और उन प्रश्नों में कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें आपको लगेगा कि अरे उस समय तो नहीं आ रहा था, अब मुझे आ गए। पूरे 100 प्रश्नों को पढ़ने के बाद कई टॉपिक पर आपका मंथन चिंतन रिवाइज हो जाता है कि कई प्रश्नों का उत्तर आपको स्वतः मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको 80 से 90 या बहुत आत्मविश्वास से लवरेज है तो आप 100 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आज तक कभी 85 या 90 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर नहीं किया। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि लाइव प्रश्नों के साथ कैसे खेला जाता है और प्रश्नों को कैसे ट्रिकी बेस पर आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। आइए देखते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 की। इसको हम लाइव टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। यही मेरा ट्रिक है। मैं अपने हर बार के जो प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के क्रम में मैंने यही ट्रिक अपनाया था और हर बार के एग्जाम में यही किया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि इससे कुछ अच्छा आपका ट्रिक हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छे ट्रिक में होगा और बहुतों हजारों विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। तो जो प्रश्न जो सबसे पहला आता है, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक सीधे प्रश्न रहेगा, उसमें 4 विकल्प रहेगा, उसमें से आपको एक को चुनना है। दूसरा आता है कि ट्वाइस स्टेटमेंट, जैसे कि पहले नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि उसमें 2 आपको स्टेटमेंट रहेगा, उस बेसिस पे आपको आंसर करना है। तीसरा आता है कि यस या नो, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सही है कौन गलत है, इस तरह से प्रश्न आएगा। एक आता है मल्टीपल स्टेटमेंट, मतलब उसमें 4 या 5 कभी कभी 6 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको उत्तर क्रम से चुनना है। मैं आपको भी दिखाऊंगा। 5वां होता है कि मिलान चिन्ह, पेयर्स होता है, उसको जोड़ना होता है कि मतलब अभी मैं दिखाऊंगा कि उसमें मिलान चिन्ह कैसे किया जाता है। ये एक बहुमत में प्रश्न होते हैं। फिर छठा जो आता है वो क्रम होता है, या तो वो तिथि के क्रम में पूछेगा या ऐतिहासिकता के क्रम में पूछेगा या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। इस तरह से आपको एक क्रम मिलने के टाइप में प्रश्न पूछता है, जिसको हम लोग उत्तर करने का ट्रिक देखेंगे। एक आता है 7 नंबर पे कि अनुमान के आधारित पद, मतलब कि ये एक ऐसे प्रश्न है जिसमें 5 से 7 प्रश्न तक आ सकते हैं ऐसे, जिसमें केवल आपको यदि दिमाग सही से स्थिर होकर काम करता है, ज़्यादा बिना दबाव परेशानी से या थोड़ा सा सोचने की कल्पना यदि आप कर लिए तो इसको उत्तर कर सकते हैं। और ये 100% इसमें सही होने के चांसेस होता है। और इसमें इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो चाहे आप कितनों भी किताब में पढ़े हैं, किसी भी किताब में इस तरह के फैक्ट इसका नहीं मिलेगा। केवल ये कल्पना के बेस्ट पर और एक अनुमान के बेस्ट पर इसका उत्तर किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर सिंगल स्टेटमेंट वाला प्रश्न आता है, जैसे कि 3 नंबर का आप प्रश्न देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसमें ये कई बार आ चुका है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें आपको जानना जरूरी है, जब नहीं जानेंगे तो इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करता है। ये कहा जाए तो ये प्रश्न टफ होता है। दूसरा आता है ट्वाइस स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें पहले नंबर के प्रश्न में है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। पहला है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि अंडर अधिकार था, ठीक है, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाए को छोड़कर अन्य कोई, ये गलत है। यहाँ के बाद गलत है आगे, तो यानी ये आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ये गलत, क्योंकि जागीरदारों का ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन होता था, ये वंशानुगत नहीं होता था। यानी इसका उत्तर जी देखा जाए तो आपका ना तो 1 ना तो 2 हुआ, आंसर हो गया। एक प्रश्न है 2 नंबर पर देख सकते हैं कि तीसरे कैटेगरी का आता है, क्योंकि इसके बाद जो आगे हम लोग हर प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार के होंगे और इसी प्रकार के प्रश्नों का आपको मतलब मिलेगा। मतलब यही कैटेगरी जब एक बार पूरा हो जाता है तो फिर आपको लगभग सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। यूपीएससी कोशिश करती है कि हर प्रकार के जो टाइप है वो शुरुआती दौर में ही आपको दे करके उलझा दे, ठीक है। तो अब बात है कि दूसरे नंबर का देखिए प्रश्न में कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अब ये सही नहीं है तो उम्मीद इसमें ये करना चाहिए कि इसमें कौन गलत है उसको ढूंढना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में तुलनात्मक रूप से ये आसान है, इसीलिए इसको हम लोग सीधे कर सकते हैं
कि जैसे कि हदबंदी कानून परिवर्तित थे न कि व्यक्तिगत, पूरा पढ़ते पढ़ते एक बार चारों आप पढ़ लें तो देखेंगे कि इसमें जो आंसर है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये जो बी नंबर ही आपको मिल गया, सही हो गया। कई बार इतने टफ होते हैं कि हर विकल्प आपको लगेगा कि ये सही है, तो उसमें आपको गलत ढूंढना है कि जो गलत है उसको ढूंढेंगे तो सही उत्तर निकलेगा। ठीक है, तो अभी से ऐसे प्रश्न और आएंगे, उस पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पर, ये 4 नंबर प्रश्न है। इसमें लिखा है कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ये मल्टीपल स्टेटमेंट है, हालांकि इसमें 3 दिया है, कभी कभी 5, कभी कभी 6 स्टेटमेंट दे सकता है। और मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्नों की सबसे ज़्यादा संख्या प्रीलिम्स में होती है, और ये बहुत होगा। और इसमें केवल अच्छे ट्रिक से आप यदि 1 या 2 या कभी कभी 5 स्टेटमेंट है, लेकिन यदि एक भी ठीक से जानते हैं तो आपको उत्तर कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए हम बात करते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। इसमें जैसे कि पूछा गया है कि इसने पहले देखिए, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार चाय का व्यापार चीन के साथ छोड़कर अन्य को समाप्त कर दिया। ये सही है, ठीक है। दूसरा है कि इसने कंपनी लिए कि भारतीय राजनीति ब्रिटिश सुदृढ़ किया। बिल्कुल ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही है। तो देखिए आपको पहले ही मिल गया, 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और यदि कई बार क्या होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आप एक बार तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लेना चाहिए। जैसे कल्पना कीजिए कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तीसरा पढ़िए, तो ये गलत है, क्योंकि 20 वर्षों के लिए अभी उसको माफ़ किया गया था कि 20 वर्षों तक ऐसा नियंत्रण नहीं रखा गया। यानी यदि आप 3 जान जाते तो आप देखिए 3 जहाँ जहाँ था ये रॉन्ग हो जाता और ऑटोमेटिकली पहला आंसर हो जाता। ऐसे आपको दिखाएंगे, हर जगह आपका ट्रिकी होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। अब देखिए अगला फिर आ गया पेयर्स में, क्योंकि एक बार सारे प्रश्नों का कैटेगरी यूपीएससी खुद ही तय कर लेती है, उसके बाद हम लोग वोट करें कि छठे नंबर में जैसे कि ये पेयर्स है, यानी युग्मों में प्रश्न आता है जिसको आपको करना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जैसे कि है कि अखिल भारतीय अस्पताल लीग, इसमें नो डाउट कि महात्मा गांधी थे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। और उसी प्रकार से आपको देखेंगे कि क्या बोलते हैं, 1 मिनट, अब हम छठे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। छठे नंबर में देखिए कि ये पेयर्स में प्रश्न है। तो पेयर्स में अक्सर देखिए कि इसमें 1, 2, 3, 4, कभी कभी 5, 5, 6, 6 तक दिए रहते हैं। उसमें आपको सही या गलत जो भी पूछा जाए आपको चुनना है। तो देखिए ये 1, 2, 3 को आप पढ़ के देखेंगे तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये कई बार अलग अलग सिंगल इन क्वेश्चन में या कई बार 2 या कई बार मिलान चिन्ह में ये पूछा जा चुका है। यानी इसमें 1, 2, 3 सब सही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चूँकि तीनों सही है इसीलिए आपको इसमें कोई ये नहीं है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। या जैसे आपको दूसरे शब्दों में यदि कह सकते हैं कि देखिए कि क्या कहते हैं कि इसमें यदि मान लीजिए आपको, चलिए मैं अगले प्रश्न में बात करूंगा, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए कि 14 नंबर के प्रश्न पर आप ध्यान दें। 14 नंबर के प्रश्न में क्या है कि पहला नंबर पढ़िए कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्होंने सहायक थे। दूसरा नंबर में देखिए कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप समझ रहे हैं कि 1914 के बाद से जो 19 तक के जो रहे थे, शायद इसी आसपास का कार्यकाल उसका होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव समर्थन नहीं किया। ये आप जानते होंगे, बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप 11वीं 12वीं पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी ने खुद को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट बताया था, आपको याद होगा। तो यानी यदि आप इस 2 को जान गए कि ये गलत है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी आपको सही हो गया 1 और 3। देखिए कितना आसानी से होगा, यानी तीनों को ठीक से पढ़ लीजिए और एक आपको ठीक से पता है तो ऑटोमेटिकली आंसर भी निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं ट्रिकी, क्योंकि हर बार आपको इसी ट्रिक को आपको बार बार आपको क्या है कि प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तुरंत होगा नहीं, 1 डेढ़ महीना 2 महीना लगातार करने के बाद आपको ये पकड़ में आ जाएगा।
देखिए 16 नंबर के प्रश्न क्या है कि मियाँ तान्स के समय इसमें कौन सही नहीं है। इसमें देखिए कि कौन सही है, क्योंकि नहीं है इसमें आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अब जब नहीं है तो आप सही ढूंढिए। जब माँ कह रहा है कथन कौन सही नहीं है तो आप सही ढूंढिए। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। मेरे हिसाब से तो पहला ए आंसर हो गया, लेकिन मैक्सिमम जगह में आपको क्या होगा कि आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उसी स्थिति में देखेंगे इसमें कौन सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। चूँकि इसमें पहले ही आपको मिल गया, लेकिन आपको उसमें नेगेटिव पहले ढूंढना है, मैंने पॉजिटिव ढूंढना है। यदि नहीं है तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है, यदि पूछे कौन सही है तो नेगेटिव ढूंढना है। ऐसे आपको प्रश्नों का उत्तर करने में आसानी होगी। अगला मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें एक प्रश्न आता है, प्राय आप देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, और इसमें आपको बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण के प्रश्न जो है वो एक प्रकार से कठिन ही कह सकते हैं, क्योंकि वो करंट बेस्ड से बहुत जुड़े होते हैं। और बाकी एनसीईआरटी वगैरह आप यदि ठीक से नहीं पढ़े हैं तो और भी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा कि जैसे यदि पर्यावरण में 4 से 5 या कभी कभी मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम यदि आप थोड़ा सा ट्रिक्स अपना लेते हैं तो इसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आपको मैं जैसे 25 नंबर प्रश्नों को दिखाता हूँ। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाप मेघ विलयन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अंतरक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। यानी ये पॉजिटिव सेंस में कर रहा है, लेकिन एक प्रश्न पॉजिटिव है, मैंने क्यों सुझाव देता है ये, यानी अच्छा होगा। तो यदि कोई भी टेक्निक किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का सुझाव देता है इस प्रश्न में, आप हर साल का प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो उसमें ध्यान रखिए कि वो जलवायु परिवर्तन के फेवर में होगा तभी ये सुझाव देता होगा, या यदि वो नेगेटिव होगा तो वो जलवायु परिवर्तन या जलवायु के किसी जुड़े हुए संगठन के नेगेटिव में काम करता होगा, इसीलिए उसको डिनाई करता होगा। तो आपको देखते हैं इसमें चारों को देखिए, कुछ कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, ठीक है, इसमें उसमें चक्रवात बरामदता को सौर पवनों के प्रति भूमंडल। देखिए ये देखिए डी नंबर, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए, इसीलिए पॉजिटिव। इसका आंसर 25 का डी होगा, यानी ये पॉजिटिव बेस में सोचना है आपको। ये यदि इस तरह का कहीं मिलता है तो आपका वो आंसर सही होगा। आपको अभी और ऐसे प्रश्न मिलेंगे और आप प्रैक्टिस के दरमियान ऐसा देखेंगे। यानी पॉजिटिव है तो वो जलवायु परिवर्तन के पॉजिटिव जरूर काम करता होगा, नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव काम करता होगा। ऐसे उत्तर आपको मिलेंगे। आपको आगे हम और देखते हैं प्रश्न। देखिए एक तुरंत मिल गया 30 नंबर में, उसका अगला ही कुछ आगे का प्रश्न मिल जाता है कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं, माइक्रोबिट्स जिसको बोलते हैं, के विषय में अत्यंत चिंता क्यों है, यानी नेगेटिव है, यानी इसको क्यों रोके जाने की जरूरत है या क्यों चिंता का विषय है। देखिए ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। देखिए पहला ही आंसर मिल गया आपको, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए या उसका कोई संगठन के लिए यदि नुकसान है तो वही उसका आंसर होता होगा। बाकी त्वचा कैंसर से मतलब नहीं होगा, फसलों संचित वगैरह से खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा। यानी 30 का देखिए आपको आंसर नेगेटिव है तो जलवायु परिवर्तन के नेगेटिव का आंसर मिल गया। ये आपको एक पॉजिटिव वे में सोच के ट्रिक्स आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया आपको 33 नंबर में कि निम्नलिखित राज्य और विचार कीजिए ये उपयुक्त के संदर्भ में कुल क्षेत्रफल के तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर, है ना, वन प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित कौन से आरोही क्रम, मतलब घटते हुए, सॉरी मैंने कम से होकर के ज़्यादा, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो वन होगा वो लास्ट में होगा, सबसे कम होगा वो पहले होगा। तो हम लोग जब भी कभी याद करते हैं, चूँकि वन वाला रिपोर्ट हर साल आता है और हम लोग इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ते हैं, ज़रूर नोट्स में ये बेसिक स्टडी है, आप ज़रूर तैयारी करने के दरमियान या करंट अफेयर की चीज़ में ये आपको मिल ही जाता होगा। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की तुलना में, मतलब कहने का मतलब कोई एक स्टेट है, जितना भी क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसके कितना प्रतिशत वन है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए हम लोग आमतौर पे सबसे ज़्यादा वाला करते हैं। तो आपको इस ये में आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो है उसके कुल क्षेत्रफल के तुलना में लगभग 40% प्लस 41% के आसपास कुछ होगा, मतलब 40+ प्रतिशत होगा, 41 के आसपास होगा।
इतना प्रतिशत उसका जो एरिया है वन से आच्छादित है, यानी ये सबसे ज़्यादा है, यानी ये लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए ये कहाँ कहाँ है, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी अब ये ए और डी आंसर नहीं होगा, जो होने वाला है बी और सी के बीच में होने वाला है। तो चलिए इस बीच में हम देखते हैं कि एक के पहले देखिए 4 है, दोनों में 4 है, यानी ये 4 हमारा निपट गया, एक निपट चुका है। अब 2 और 3 में देखते हैं कि कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इतना आपको याद होना चाहिए कि कोस्टल एरिया में जो उड़ीसा चूँकि छत्तीसगढ़ के पास है, तो उसके पास वन की जो आच्छादितता है 30% से ज़्यादा है, 32% 33% है। महाराष्ट्र में बहुत कम है, 15% के आसपास है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो आपका है कि सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये शुरू होगा 3 नंबर, यानी आंसर हो गया सी। अब आगे हम प्रश्नों की बात करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न था। अब जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं वही सिंगल एंडिंग वाला होगा, ट्वाइस वाला होगा, मिलान चिन्ह होगा, सब वैसे ही प्रश्न होगा। और सबसे ज़्यादा संख्या में जो आता है, जैसे कि मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट, उन प्रश्नों को हम देखते हैं ट्रिकी बेस पर सॉल्व करने का, क्योंकि ज़्यादातर संख्या में ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है। जैसे 48 में देखिए, और उसमें एक चीज़ है सबसे अच्छी बात कि यदि आप मल्टीपल स्टेटमेंट में एक भी स्टेटमेंट को सही से जानते हैं तो आप उसका उत्तर को एक झटके में कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ इसीलिए कि जो भी आप नोट्स वगैरह जो भी पढ़ते हैं, जिस भी विषय को स्टडी करते हैं, उस पर कम से कम मन लगा करके ध्यान से उसको पढ़िए। सबको पढ़ने के चक्कर में एक को खराब नहीं करना है, मतलब जो पढ़ना है ठोस पढ़ना है। तो चलिए हम 48 नंबर प्रश्न पर हम देखते हैं। और एक बात ये भी कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो उसमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि देखिए आप 48 में कि उपयुक्त कथन में से कौन कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कौन सही नहीं है। यदि नहीं मिल गया आपको तो समझिए कि आपका उत्तर करने का जो संभावना है या आसानी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद बाकी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब इसको एलिमिनेशन पॉलिसी कहते हैं। आपको उदाहरण दे रहे हैं इसी प्रश्न में। पूछ रहा है कि पहला कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीय निदान अधिकारी में क्या क्या था। मान लीजिए आपको नहीं पता है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के द्वारा किया जाता है, मान लीजिए भी आपको नहीं पता है, लेकिन एक बार पढ़िए पूरा स्टेटमेंट को। भारत हाल के, हाँ, इस दरमियान यदि इसमें आपको पता चल गया कि ये गलत है तो आपके लिए फेवर में है, अच्छा काम कर जाएगा। 3 नंबर में देखिए, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ये सरासर गलत है। ये पॉइंट तीसरा गलत है, क्योंकि ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि 3 बार तो मैं या 2 बार मैं खुद इस प्रश्न का सामना किया हूँ अलग अलग भाषा में। तो 3 गलत है। तो आप देख लीजिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, यानी यदि ये 3 गलत है तो ये सही नहीं हो सकता। आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ गया केवल 1, 48 का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 49 पर। देखेंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट में यही फायदा होता है और सबसे ज़्यादा संख्या में भी ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो इसी ट्रिक से अपनाएंगे तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 49 नंबर में आप देखिए कि उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है। यानी कि संसद निरता अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरता छूट देता है। चलिए मान लीजिए नहीं पता है, भी 5 बार संशोधित किया गया है, कितनी बार किया मान लीजिए भी नहीं पता है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भले, ये सरासर आपको खुद पता चल गया कि गलत है। लाभ के पद जैसा शब्द कोई भारतीय संविधान में नहीं है, यानी जी 3 गलत है। देखिए 1 2 3, देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये आंसर नहीं होगा, यानी आंसर हो गया आपका ए, 1 और 2। देख रहे हैं हर प्रश्न में एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना आसान होता है यदि आप थोड़ा ट्रिकी या एलिमिनेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं कि छाटते हुए निकलते हुए करके, तो आपके लिए उत्तर बनाना आसान हो जाएगा और आपका पीटी में पास करने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। देखिए फिर 51 में हम देखते हैं कि इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें कौन सही है कौन गलत है हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। आप देखिए जैसे कि क्या कर रहा है कि भारत में विशिष्ट अनुसूचित जनजाति समूह पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप है ना, PVTGS के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए।
पीडीपी जो देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य में निवास करते हैं, पता नहीं हमको, मान लीजिए हमको नहीं पता है, अभी आपको नहीं बताएंगे, सपोज कीजिए नहीं पता है, एक पढ़ लिए देख लिए, पता है कन्फर्म, तो उसको तुरंत वहाँ, मान लीजिए एक आपको पता होता तो आप एक जहाँ जहाँ होता उसको टिक लगा देते कि भाई ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीटीवी की स्थिति के निर्धारण के मानदंड में, चलिए इसको भी मान लीजिए नहीं पता हमको, देखते हैं। देश में अब तक 95 पीवीटीजी आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। ध्यान रहे कि इसमें 95 की जगह 75 है। यदि आपको एक पता हो गया, यानी 3 आपको पता चल गया, देखिए 3 जहाँ जहाँ है वो आंसर आपका नहीं होगा, यानी ऑटोमेटिकली आंसर निकल गया सी, 1 2 4, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि 4 स्टेटमेंट में यदि आपको एक ठीक से पता है और जो सही पूछा गया था आप उसके नहीं जो सही है उसको ढूंढिए, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। आपको इसी तरह से एक हम देखते हैं कि 54 नंबर के प्रश्न पर, तो 54 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कन्वेंशन सन यूएन का भूमि कुटकालय, चलिए ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए हमको नहीं पता है, यहाँ से अब तक का सबसे पहला विधि बाध्यकारी विधि लिखित है, मान लीजिए भी नहीं पता है हमको, ठीक है। और फिर 3 नंबर है राष्ट्र पर संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक विशेष अध्याय का समावेशन है, जिसका लक्ष्य उन परिसंपत्तियों को उनके वैध स्वामी को लौटाना जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई। जी नहीं, ये काम जो है ना, संपत्तियों को उनके वैध स्वामी को लौटाना, ये काम यूएनसीएसी का है, यानी 3 आपका गलत हो गया। अब देखते हैं कि 3 गलत हो गया, क्योंकि ये पूछा था कौन सही है तो हम गलत ढूंढ रहे थे, तो 3 यहाँ एक है, 3 यहाँ एक है, देखिए 3 यहाँ एक है, आंसर हो गया सी 2 और 4। आपको लगभग आपसी 5 प्रश्न ऐसे हमने आपने दिखाया कि इसी तरह से होता है, हुआ ना। इस बात से आप आश्वस्त रहें कि यदि आपको ट्रिक है और अच्छा एलिमिनेशन पॉलिसी आपको आता है तो आपके हर प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, यदि उसमें बशर्ते कि आप एक भी स्टेटमेंट को जानते हैं। तो एक प्रश्नों के प्रकार में आपको बात की थी कि जो गेस बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि मतलब कि जो कहीं किसी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, उसको उत्तर कैसे करना है। तो 56 नंबर के प्रश्न में देखिए आपको दिया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ये हर अनुच्छेद में पढ़ने के बाद ये आपको उत्तर नहीं मिलेगा, चाहे जितना किताब में पढ़ना है पढ़ ली। तो ऐसी स्थिति में इसमें गेस कीजिए कि 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, तो ये शादी विवाह का मतलब नहीं है। 25 आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 29 समझ रहे हैं, देखिए अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें जो है आपको एक अनुमान के बेस पे ये आंसर होगा, और ये आर्टिकल 21 जो इसका आंसर होगा। आगे हम और प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करते हैं। अब हम 70 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में कथन पर कौन सा कथन सही है, ठीक है, यानी कौन गलत है उसको ढूंढे तो शायद हमारे लिए ये अच्छा सौदा हो सकता है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग की प्रथम की दिशा में नियंत्रण जोर दिया गया था, ये सही आप जान ही रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि सही है, तो चलिए टिक मार देते हैं। कई बार जैसे कि पहले ही प्रश्न में आप कंफर्म हो गए कि ये सही है या गलत है, गलत है तो गलत की जगह उसमें गलत लिख देना, यानी ये पहला पॉइंट सही है। तो यानी अब देखते हैं इसमें, या तो अब इसमें ए सही होगा या डी सही होगा, क्योंकि इसमें एक कहीं नहीं है, ये दोनों ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब हम ए और डी में देखेंगे, यानी एक सही है। अब देखिए कि या तो 1 और 2 होगा या 1 2 3 होगा, यानी 1 और 2 तो सही होगा ही होगा। अब हम देख लेते हैं कि 3 सही है कि नहीं। यदि 3 का कंफर्म हो गया तो डी आंसर होगा, डी 3 गलत है तो 2 आंसर होगा। तो 3 में पूछता है, जबकि हम 2 पढ़ो नहीं किए हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र योजनाओं को अभिन्न रूप में शामिल किया गया। मुझे लगता है कि ये जो आपका है ये 8वीं शायद है, आई थिंक कि 8वीं कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 5 ईयर प्लान में ये लोग, यानी 3 गलत है,
तो 3 यदि गलत है तो आंसर हो गया ए। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं और प्रश्नों का हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 71 हम देखते हैं। तो 71 में देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक एबी के संदर्भ में कदम विचार कीजिए। इसमें भी पूछ रहा सही है, कौन सही है। तो यदि इसमें आप गलत ढूंढते हैं तो यकीन मानिए आपको सबसे आसान उत्तर मिलेगा। तो चलिए AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र है। मान लीजिए हमें नहीं पता, इसमें भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है, हालांकि ये गलत है, भारत दूसरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और तीसरा देखते हैं ये भी में एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं। देखिए 3 आपको गलत मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे एशिया महादेश का नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है, कतर नहीं है, कनाडा नहीं है, साइप्रस नहीं है, ये सारे देश एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में का सदस्य है। तो यानी 3 यदि गलत है, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं, यानी आंसर आपका हो गया 1, केवल 1, 71 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग का उत्तर निकल रहा है और एशिया पीटी कितना आसान होगा आपको। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको शायद कोई नहीं बताता है या कोई नहीं बताता होगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं इस बारे में। आइए फिर से 74 नंबर पर हम इसी प्रकार से देखने की प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। 74 नंबर में पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। जी नहीं, गलत, ये ट्राई है। पहला जो है ना भारत सरकार निकाय जो है ट्राई है, ठीक है। यानी 1 जो है गलत निकल गया, यानी 1 यहाँ, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, 1 यहाँ भी सही उत्तर फिर कट के अपने आप निकल गया B। अब देख रहे हैं कि मल्टीपल जो स्टेटमेंट में प्रश्नों का उत्तर कितना इजीली दिया जा सकता है बिना हेक्टिक हुए। फिर से एक और देखते हैं 76 नंबर पर। 76 नंबर में बोल रहा है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के समय निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, फिर सही है पूछ रहा है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कौन गलत है, लेकिन ठीक है, पहले ही पॉइंट से ऐसे प्रश्नों को करने का एक तरीका होता है कि यदि गलत ढूंढ लिए तो आपको एक बार में आंसर निकल जाएगा, और पहले ही पॉइंट से यदि आपको पता चल रहा है कि सही है गलत है तो उसको करते चलिए। हालांकि इसमें फिर भी रिस्क थोड़ा होता है, मैंने देखा है। खैर, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसव 3 महीने की सवेतन अवकाश की हकदार है, ठीक है। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप या तो पहले 6 महीना ले सकते हैं या बाद में भी 6 महीना ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यानी 1 जो है वो गलत निकल गया आपका 76 में। तो 1 यदि गलत निकल के देखते हैं कि यानी A सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, यानी D खत्म, A खत्म। अब आपका केवल B और C में आंसर कोई एक हो सकता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है दूसरा नंबर में कि शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य हो गया। ध्यान रखिए 4 बार है, आप यदि पढ़े होंगे करंट अफेयर, यानी ये भी गलत हो गया, ठीक है। यानी 2 यदि गलत है तो 2 गलत है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर निकल गया C, केवल 3 आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स के क्वेश्चन और बाकी जितना भी प्रश्न देख रहे हैं या तो सिंगल वाला होगा या मल्टीपल वाला होगा या ट्वाइस वाला होगा। जैसे एक अच्छे देखिए ट्वाइस वाला है, मतलब आपको उत्तर करने की तकरीब समझा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है मल्टीपल वाला आता है, तो उसको करने का आपको हम तरीका बता रहे हैं जिसको आपको करने में आसानी हो और बिना कोई टेंशन से हंसते खेलते, बल्कि आपको एक इन्जॉय होगा, आपको एक इंटरेस्ट फील होगा कि हम जाएंगे तो ज़रूर कर लेंगे। अरे ज्ञान नहीं है तो कुछ कम ज्ञान के आधार पर ही हम आंसर को कर लेंगे, ये आपको हमेशा फील देगा। चलिए 83 नंबर पर हम देखते हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संबंधित कदमों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, इसमें पूछा है कौन सही है ना। तो 4 दिया हुआ है, मान लीजिए हमें नहीं पता है, 1 पढ़ लिया। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती की क्षेत्र की तुलना में अधिक है, मान लीजिए नहीं पता।
कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, मान लीजिए नहीं पता। 4 नंबर में है कि गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। देखिए ध्यान रखिए, ये पूछ रहा है कि गन्ने की खेत जो है उसको जो खेती जो होता है उसमें उसका क्षेत्र निरंतर घटा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो गन्ना है, गन्ना की खेती और सोयाबीन के बाद गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है, लगभग मुझे लगता है कि 4+ है और सोयाबीन के लिए लगभग 4 ही है, लेकिन गन्ने की से थोड़ा ज़्यादा है। यानी ये 4 जो है गलत है, घटा नहीं है बल्कि निरंतर बढ़ा है। ठीक है, तो 4 यदि गलत है तो 4 को ढूंढते हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यदि 4 गलत है तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर निकल गया 1 और 3। देखिए ये सब प्रश्न एक प्रकार से देखा जाए तो मुश्किल सवाल है, लेकिन यदि आप ट्रिक्स अपनाए हैं, सर्वे में यदि आप पढ़े हैं, थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रखे हैं, तो कितना आसान हो सकता है आपके लिए, इस बात को आप खुद देख रहे होंगे। और इसी प्रकार से सारे प्रश्न इसी फ्रेम में हैं और उसी ढंग से आपको उत्तर करने की ज़रूरत है। चलिए, तो फिर आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को दिखाइए ताकि इसका लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिली होगी, और यदि आपको लाभ मिली होगी तो आप अपने छोटे भाई, दोस्त या वैसे लड़के जो प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, दिखा दीजिए, ताकि उनको लाभ मिले, ताकि मुझे अनावश्यक रूप से फ़ोन करके यही सवाल ना पूछे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।